बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। आज हम सीखेंगे एनर्जी का इंट्रोडक्शन, एनर्जी क्या होती है, इसके अलावा इसकी दो मेन टाइप्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखेंगे। लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एज अ शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, उसको डिस्कस करेंगे, उसका कंसेप्ट सीखेंगे और उसकी डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी की। एनर्जी होती क्या है बच्चों? एनर्जी कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर कोई बॉडी काम करने की सलाहियत रखती है तो उसके पास एनर्जी है। ठीक है, अगर कोई बॉडी काम करने की सलाहियत रखती है तो उसके पास एनर्जी मौजूद है। हम छोटी सी एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, एक वाल के साथ ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है और इसके साथ हम सामने एक बाल रखते हैं। उस बाल को ना ऐसे पुश करके इसे दीवार के साथ उसको इस तरफ पुश करते हैं। उससे क्या होता है, ये जो स्प्रिंग है ना, ये कंप्रेस हो जाता है। अब ये जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर एनर्जी मौजूद होती है। कैसे? क्योंकि ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग वर्क करने की सलाहियत रखता है। जैसे ही हम इसको यहां से रिलीज करेंगे, ये क्या करेगा, ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा और ये बॉल कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगी। तो वो फोर्स किसने अप्लाई की? इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग ने। तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर एबिलिटी थी, उसने फोर्स लगा के बॉडी को कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करा दिया। तो फोर्स किसी बॉडी पे लगे और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले तो ये क्या होता है? इसको वर्क कहते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग काम करने की सलाहियत रखता है तो हम कहेंगे इसके पास एनर्जी है। राइट? अच्छा, एक और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। एक बॉल है, स्नोकर की बॉल, ये ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है, ये रेस्ट पर है। अच्छा, एक ब्लैक कलर की बॉल है, ये मूव करती हुई आ रही है। ये मूव करती हुई आके जब इसको हिट करती है तो क्या करती है? इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, जिससे ये बॉडी आगे को डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, यानी इस बॉडी ने वर्क कर लिया। तो ये वर्क किसकी वजह से हुआ? ये इस मूविंग ऑब्जेक्ट, इस मूविंग बॉल की वजह से हुआ। तो ये जो मूविंग बॉल है, इसके पास भी एनर्जी होती है क्योंकि ये भी वर्क करने की सलाहियत रखती है। जब ये दूसरी चीज को हिट करेगी, उसको डिस्प्लेस करा देगी, यानी उस पर वर्क करेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉडी भी काम करने की सलाहियत रखती है, इसके पास भी एनर्जी है। तो हम एनर्जी को इस तरह डिफाइन करते हैं, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एक बॉडी की काम करने की जो कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। सिंपल वे में कहें तो आप एबिलिटी भी कह सकते हैं। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अच्छा, तो बच्चों इसका जो यूनिट होता है वो होता है जॉउल्स। हम इसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। राइट? अच्छा जी, अब आपने एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म्स पढ़ी थी। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ी थी, केमिकल एनर्जी पढ़ी थी, साउंड एनर्जी पढ़ी थी, लाइट एनर्जी पढ़ी थी, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी थी। मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपने पढ़ी थी क्लास 9th के अंदर। उनमें से हम यहाँ पर सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब मैकेनिकल एनर्जी में दो इसकी टाइप्स थी, एक काइनेटिक एनर्जी थी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, तो दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और साथ में फिर आपको मैं मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन भी बताऊंगा। मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं किसी भी बॉडी के अंदर उसकी मोशन या उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल डिस्कस की थी ना, ये बॉल एक मूविंग ऑब्जेक्ट था, जब आके इसको हिट करती है, ठीक है, तो इसको फोर्स लगा के डिस्प्लेस करा देती है, यानी वर्क कर देती है। तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट काम करने की सलाहियत रखता है। अब इसके पास जो एनर्जी है ना, इसकी मोशन की वजह से है। अगर इसमें मोशन ना होती तो इसमें एनर्जी ना होती। अगर मैं इसको यहां से बिल्कुल आराम से रेस्ट पे इसके करीब ला के रख दूं तो क्या फिर ये उस तरह वर्क करेगी, जाके उसको हिट करेगी और जाके उसको डिस्प्लेस कराएगी? तो आंसर विल बी नो।
क्यों? कि इसने जाके जो इसको हिट किया उसमें एक फैक्टर इसकी वेलोसिटी का था, वेलोसिटी की वजह से इसमें एनर्जी थी। अगर इसमें वेलोसिटी नहीं होती तो इसमें एनर्जी नहीं होती। तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है ना बच्चों, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी पाई जाती है उसकी मोशन की वजह से, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी वो बॉडी अगर रेस्ट पर होगी तो उसमें कुछ एनर्जी नहीं होगी, अगर वो मूव करे तो फिर उसमें एनर्जी आ जाए। तो मूविंग बॉडी के पास जो एनर्जी होती है इसको हम बोलते हैं जी काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो बच्चों ये इसके फार्मूले से आपको नजर आ रहा होगा कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, नंबर 1 मास के ऊपर और नंबर 2 क्या है इसकी वेलोसिटी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का मास और वेलोसिटी दोनों के साथ ही डायरेक्ट रिलेशन है, यानी मैसिव बॉडी होगी उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और अगर हल्की बॉडी है मैसिव उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है वेलोसिटी के साथ। ठीक है, कि अगर बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। कैसे, ज़रा देखिए, ये बॉल जो रेस्ट पर पड़ी थी, अगर ये इसको आहिस्ता से टकराती, ठीक है, इस पर थोड़ी फोर्स लगती है, ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता, वर्क की अमाउंट होती थोड़ी। अब अगर ये थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी से आके इसको हिट करता, ज़्यादा फोर्स लगाता, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होता, तो यहाँ पे वर्क ज़्यादा होता। उसके बाद फिर अगर ये फुल स्पीड के साथ जाके इसको हिट करता तो ये काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाता है इसके ऊपर और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करता है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस होता। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी इस बॉडी के पास जो एनर्जी है, काम करने की सलाहियत, वो इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। जितनी ज़्यादा इसके पास वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा वर्क करने की ये सलाहियत रखता है। इसका मतलब उतनी ज़्यादा इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ गए? इसीलिए कहते हैं कि भाई हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका वेलोसिटी के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन। हमने देख लिया काइनेटिक एनर्जी किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ओके, सेकेंडली काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर कैसे है, ज़रा समझते हैं इसको। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये सर इसमें वेलोसिटी है और वेलोसिटी क्या है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास जो है वो स्केलर है और 1/2 एक नंबर है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर ही मिलता है। लाइक एक वेक्टर ए है, इसको हम किसी स्केलर यानी कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, अगर इसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से, ये लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, लेकिन ये रहेगा वेक्टर ही, ये 2a है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया। तो फिर ये कैसे स्केलर आ गया हमारे पास? तो बच्चों याद रहे, ये वेलोसिटी का स्क्वायर है। ठीक है, वेलोसिटी का ये स्क्वायर है, वेलोसिटी v और उसकी फिर प्रोडक्ट ली उसी के साथ v के साथ, और आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ना वो क्या मिल रहा है, v का स्क्वायर, v वेलोसिटी और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपको मिल रहा है। अब बच्चों आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ी थी और आपको याद होगा कि सेल्फ प्रोडक्ट, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखी थी, क्रॉस प्रोडक्ट में एक वेक्टर का अगर उसी के साथ प्रोडक्ट लिया जाए तो आपको रिजल्ट क्या मिलता था, 0। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि एक वेक्टर का अगर उसी के साथ सेल्फ प्रोडक्ट लिया जाए तो उसमें क्या मिलता था, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाता था। अब यहाँ पर v एक वेक्टर है, उसको v से मल्टीप्लाई किया गया और आपको जो आंसर मिला वो v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था, जो मिकदार थी, उसका स्क्वायर मिला आपको। तो ये v की v के साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट होती तो फिर यहाँ पर आपको 0 मिलता, क्योंकि ये एक वेक्टर की उसी के साथ प्रोडक्ट है और वो स्क्वायर के इक्वल आ रही है v के, तो मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है। और याद रहे, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर हमें एक रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी मिले तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो v का स्क्वायर है वो इंडिकेट कर रहा है कि v की v के साथ डॉट प्रोडक्ट ली गई है, तो फिर आपको v का स्क्वायर मिला है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के लेने से जो रिजल्ट मिलता है वो एक स्केलर मिलता है। इसलिए वेलोसिटी का जो स्क्वायर है ये यहाँ पर वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। ओके, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है।
अब हम बात कर लेते हैं बच्चों जी पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करते हैं और पोजीशन चेंज करने से उसमें कुछ एनर्जी भर जाती है और हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब कन्फ्यूजन होती है, कई स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इस पोजीशन पर, मैंने इसको यहाँ से इस पोजीशन पर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, सेम हाइट है दोनों की, तो अब क्या इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी आएगी? पोजीशन तो मैंने चेंज कर दी इसकी। आंसर इज नो, इसमें कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी ऐड नहीं होगी। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों, क्या वजह है? अब हम उसको समझते हैं। देखो बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने इस ए पोजीशन से बी पोजीशन पर लेकर जाना है वर्टिकली। यहां पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है जिसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे को है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन ऊपर से नीचे को है, यानी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां से ड्रॉप करता हूं तो वो सीधा नीचे की तरफ आता है, खुद ब खुद किधर आएगा? नीचे की तरफ। क्यों? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, अब अगर इस फील्ड के अगेंस्ट मुझे कोई बॉडी मूव करानी है तो वो बॉडी खुद मूव नहीं करेगी, मुझे वर्क करना पड़ेगा। ये जो मैं वर्क करूंगा इस बॉडी के ऊपर अगेंस्ट द फील्ड मूव कराने के लिए, ये मेरा वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उस बॉडी में स्टोर हो जाता है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये बॉल अगर मैं यहां से छोड़ूं खुद ब खुद नीचे आएगी, लेकिन नीचे से ऊपर लेके जाना चाहूं तो खुद ब खुद ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? ग्रेविटेशनल फील्ड ऊपर से नीचे आए, ये ऊपर से नीचे आएगी, नीचे से ऊपर नहीं जा सकती। आपको नीचे से ऊपर लेके जाना है तो आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। वर्क करके इसको आप यहां से सीधा यहां इस पोजीशन पर आपने शिफ्ट कर दिया। उसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आप वर्क करेंगे तो ही यहां से ये ऊपर जाएगा। जैसे आपके घर में एक टैंकी नीचे पानी की है, स्टोरेज। अब आप चाहें कि पानी नीचे से खुद ऊपर जाए तो जा सकता है? नहीं जा सकता। आपको बाल्टी भर के लेके जाना पड़ेगा, टैंकी में डालना पड़ेगा, या फिर मोटर लगाओ, कुछ भी करो, आपको वर्क करना पड़ेगा, तब वो पानी नीचे से ऊपर जाएगा। इसी तरह से इस बाल को नीचे से ऊपर शिफ्ट करने के लिए भी हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि खुद ब खुद ये नहीं जाएगी, ठीक है। अब जो मैं वर्क करूंगा अगेंस्ट द फील्ड, वो वर्क मेरा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जो बॉडी है ना, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी भर जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी वर्क के। जितना मैंने वर्क किया, ठीक है, जितना मैंने वर्क किया उतनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी भर जाएगी, ठीक है। तो वर्क बेसिकली आप जानते हैं, वर्क बेसिकली हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें जो फोर्स है एफ आ गई, ठीक है, और डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक उसको हम एच कह देते हैं। एफ और एच कौन सी फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी के ऊपर जो एक्ट हो रही है, उसकी जगह लिख देंगे जी एम जी और साथ में ये एच। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला बन जाता है हमारे पास, वो बन जाता है जी एम जी एच। तो फिर सुन लें, किसी फील्ड के अगेंस्ट बॉडी को मूव कराना है, बॉडी खुद मूव नहीं करेगी, आपको मूव कराने के लिए वर्क करना पड़ेगा। आप जितना वर्क करेंगे वो वर्क इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं जी ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। जितना वर्क करेंगे उतनी उसमें एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। अब उसके पास, इस बॉडी के पास काम करने की सलाहियत आ गई है। अब यहाँ से छोड़ेंगे ये खुद ब खुद नीचे आएगी, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगी और ये यहाँ से यहाँ तक फासला तय करेगी, ठीक है, क्योंकि इसके पास एनर्जी भर चुकी है, इसके पास एनर्जी आ चुकी है। जैसे आपने नीचे से ऊपर ले जाने के लिए वर्क किया था, लेकिन ऊपर से नीचे लाने के लिए वर्क नहीं किया। क्यों? जब आपने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, जो आपने वर्क किया था वो उसमें इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर पड़ा हुआ है। अब ऊपर से नीचे वो खुद आएगा, उसके पास एनर्जी है, वो काम कर सकता है। अब वो ऊपर से नीचे खुद आएगा, वर्क करेगा, राइट। अच्छा जी, तो इस तरह की जो पोटेंशियल एनर्जी उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब सिर्फ ऐसा नहीं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में समझने के लिए चले मैं इसको पहले मिटा देता हूं। देखिए यहां पर मैं एक पॉजिटिव प्लेट बना देता हूं और यहां पर एक नेगेटिव प्लेट बना देता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ऐसे,
अब अगर इस फील्ड के अंदर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे बताओ कि वो किधर मूव करेगा। वो खुद ब खुद मूव करेगा नीचे को, क्योंकि ऊपर वाली साइड इसको रिपेल करेगी और नीचे वाली साइड इसको अट्रैक्ट करेगी। ये खुद ब खुद मूव करेगा नीचे को, इधर को आएगा। ठीक है, खुद ब खुद ऊपर से नीचे आएगा इतना, फ्रॉम अ पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। लेकिन अगर मुझे इसको इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना है तो फिर मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मुझे वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज ये खुद ऊपर नहीं जाएगा। तो मान लीजिए कि मैंने इसको यहां से, इस पोजीशन से, ये एक पोजीशन है, इस पोजीशन से मैंने इसको यहां तक लेकर आना है, यहां तक। ठीक है, इसको यहां से मैं यहां लेकर गया तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। मैंने यहां से यहां तक इसको लेकर गया, इस पर मैंने वर्क किया। वो वर्क कितना किया? मैंने W वर्क किया इसके ऊपर। ठीक है, और यहां तक लाने में जो मैंने यहां पर लाया है इसको, जितना मैंने वर्क किया वो वर्क इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? उस एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि अब जब चार्ज को मैंने यहां तक लेकर आया तो अब इसके पास एनर्जी आ चुकी है। अगर मैं इसको रिलीज करूंगा ये खुद ब खुद ऊपर से नीचे मूव करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होगी और ये इधर को कुछ फासला तय करेगा ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे। ठीक है, तो इसके पास अब एनर्जी आ चुकी है। क्यों? ये वर्क कर सकता है। आप इसको छोड़िए जरा, ये खुद ब खुद भागता हुआ नीचे आएगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो हमने जो वर्क किया अगेंस्ट द फील्ड वो इन दी फॉर्म ऑफ वर्क, इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गया। जो वर्क किया वो इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। ठीक है, ओके जी। तो ये कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी वर्क के ही इक्वल होती है। ठीक है, अब आपको एक याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है, दूसरा ये पॉइंट है, इसका पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। वो किसके बराबर होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप यहां से इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? जितना कि एक यूनिट चार्ज यहां से यहां जाते हुए वर्क करता है। ठीक है, फर्ज कर लें यहां पर हम रेफरेंस के तौर पे इस पहले पॉइंट को लेते हैं। यहां पर जो पोटेंशियल है इसका 0 है, अज्यूम कर लें 0 है। आपने यहां से यहां तक जाते हुए 5 जूल वर्क किया तो वो 5 जूल उसमें ऐड हो गया। यहां का पोटेंशियल 0, अब यहां का पोटेंशियल कितना है? 5। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 5 माइनस 0 इज 5। वर्क कितना किया? 5। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि एक यूनिट चार्ज जितना वर्क करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां से वर्क की वैल्यू निकालें। ठीक है, सो वर्क विल बी इक्वल्स टू क्यू V। तो यहां पर पुट कर दें जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू V। यहां पर Q जो है वो चार्ज है, ठीक है, और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो बच्चों अब आपको समझ आ गई होगी कि बॉडी को हमने किस तरह मूव कराना है कि उसके पास एनर्जी आएगी। ठीक है, उस बॉडी। बच्चों अब हम देखते हैं जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? वो सिंपल सी एक आसान सी बात हमें ये बताता है कि वर्क और एनर्जी ये एक्सचेंज हो सकते हैं, ये इंटर कन्वर्टेबल हैं। एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे यहां पर आपको मैंने एग्जांपल्स दी थी, देखें यहां से यहां तक आपने वर्क किया वो एनर्जी में चेंज हो गया, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जब आप इसको रिलीज करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी वर्क में चेंज हो जाएगी, ये ऊपर से नीचे वर्क करता हुआ आएगा। तो एनर्जी वर्क में, वर्क एनर्जी में इंटर कन्वर्ट हो जाती है। ये बात बताता है जी हमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब आपकी बुक के ऊपर जो इसकी सिर्फ एक स्टेटमेंट वो कौन सी है? वो ये वाली है कि वर्क जो है वो इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन असल में याद रखो स्टूडेंट्स, वर्क जो है वो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप करेंगे तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज ला सकता है, वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज ला सकता है, वर्क काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों में चेंज लेके आ सकता है। हमने डिस्कस एक करना है लेकिन इसका कंसेप्ट जरूर आप सीख लीजिए
कि बेसिकली आपने बस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में एक बात याद रखनी है कि वर्क जो है वो एक्सचेंज हो जाता है एनर्जी में और एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है वर्क में। उसकी 3 टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं। वर्क काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बॉडी है, वो रेस्ट पर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है, आपने ऐसे उसको पुश कर दिया, ठीक है। तो पुश करने से क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, ठीक है। आपने उस पर फोर्स लगाई, उसको डिस्प्लेस कराया ना, तो उससे क्या हुआ, आपने वर्क किया और वर्क के बदले में क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी पहले काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 थी, अब वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया। अब आप थोड़ा वर्क करेंगे ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा चेंज आएगा। आप ज्यादा वर्क करोगे ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा चेंज आएगा। इसीलिए पहली स्टेटमेंट ये बताती है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप किसी बॉडी पे वर्क करो, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा, जितना वर्क किया। समझ गए? ओके। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अभी ये जो एग्जांपल देखी थी, यहां पर हम वर्क कर रहे थे ना, उससे क्या हो रहा था, उससे बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज हो रही थी। अब इस पे 5 जूल वर्क करो। फर्स्ट करो यहां पर बॉल की पास कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, 0 पोटेंशियल एनर्जी थी। आपने 5 जूल वर्क किया यहां से यहां तक, और वही वर्क उसमें जाके ऐड हो गया। कितनी एनर्जी भर गई उसके अंदर, 5 जूल। पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 5। वर्क कितना किया आपने, 5, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 से 5 जूल पर चली गई जब आपने उसके ऊपर 5 जूल वर्क किया। समझ गए? तो जितना आप उसके ऊपर वर्क करेंगे ना, उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। सिंपल। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि वर्क बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। आप जितना ज्यादा वर्क करेंगे उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ सकता है। और तीसरा केस हमारे पास ऐसा है जिसमें वर्क करने से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी दोनों में चेंज आ सकता है। आपने बर्नौली इक्वेशन ड्राइव की थी। उस बर्नौली इक्वेशन के अंदर हमने देखा था कि वर्क करने से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी दोनों में चेंज आ रहा था। जब फ्लूइड नीचे से यू मूव करता हुआ जा रहा था, अब फ्लूइड को मोशन भी आए, उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आया, और साथ ही साथ वो नीचे वाली हाइट से ऊपर वाली हाइट में गया था, तो उसकी हाइट में भी चेंज आ गया। फ्लूइड जब प्रेशर एक्सर्ट किया ना हमने एक तरफ, तो उस प्रेशर की वजह से फ्लूइड की वेलोसिटी भी चेंज हुई और फ्लूइड की हाइट भी चेंज हुई थी। तो अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो आप वर्क करते हैं, वो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज लेके आ सकता है और पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज लेके आ सकता है। तो बच्चों ये था इसका मेन सा कंसेप्ट। अब हमने जो डिस्कस करना है ना, वो सिर्फ एक करना है, वो क्या है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इसका मैथमेटिकल रिलेशन हमने ड्राइव भी करना है। अब ये छोटा सा मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इसको जरा देख लीजिए ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज द आइडिया दैट एनर्जी एंड वर्क कैन बी डायरेक्टली एक्सचेंज। ये बेसिकली क्या है, एक आइडिया देता है। क्या आइडिया देता है कि भाई वर्क को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, एनर्जी को वर्क में चेंज किया जा सकता है, इनको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप गौर करें, इनके यूनिट भी सेम है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जॉउल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जॉउल, ठीक है। यूनिट्स भी इनके मैच करते हैं, सेम है यूनिट इनके। ओके जी, दूसरा पॉइंट देखें, वर्क डन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिखी थी उसी को मैंने यहाँ पे लिखा, एक्सप्लेन किया है। अब इसको हमने इसकी हेल्प से हमने इसकी एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करना है, ठीक है। हमारे पास एक बॉडी है, ये वो बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi, ठीक है। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जी हमारे पास vi, इसके ऊपर हमने कुछ फोर्स लगा दिया ऐसे, ठीक है, और उसको डिस्प्लेस करा दिया, यानी वर्क कर दिया हमने इसके ऊपर यूँ फोर्स लगाई, इसने यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट डी कवर किया, और जाहिर सी बात है हमने वर्क किया तो वो वर्क जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ले आएगा। लेट्स सपोज पहले 0 पर थी, अब उसने मूव करना शुरू कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना, उस वेलोसिटी को vf कह दे, फाइनल वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इसने, d, और बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो इसमें एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। वो एक्सेलरेशन क्या है, a, और जब बॉडी की वेलोसिटी में इंक्रीज आता है तो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है। आपको पता होना चाहिए ये बात, ओके। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने इसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करना है जो ये प्रूव करे कि हाँ जी वाकई ही जो वर्क है ना, वर्क
वो वर्क बराबर होता है किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। जितना बॉडी पे आपने वर्क किया उतना उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया। ठीक है, इसके लिए आप दो मैथमेटिकल रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए जी देखते हैं जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है हमें जी, 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक देखिए जी, हमारे पास 2 उसी तरह से आएगा, एक्सेलरेशन a वैसे ही आएगा, s फासला है जो कि d के बराबर है, यहां पर लिख दीजिए जी d इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, राइट। अब ऐसा करेंगे, जो 2a है ना उधर जाके डिवाइड कर दें, d इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2a इंटू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ठीक है, इसको बोल दें जी इक्वेशन नंबर 1। ओके, दूसरा आप इसमें इस्तेमाल करते हैं जी न्यूटन सेकंड लॉ। देखो, अब बॉडी पे फोर्स लगाइए और बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ तो अप्लाई कर सकते हैं आप। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, चलिए मैं लिख देता हूं पहले यहां पर, न्यूटन सेकंड लॉ वो क्या है, F इज इक्वल्स टू ma, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आएंगे। इसमें d ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है और ये जो है वो फोर्स की इक्वेशन है। आप ऐसा करें कि इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2, दोनों को मल्टीप्लाई करें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से। अब इसकी ये साइड d है, इसकी ये साइड f है, तो ये बन जाएगा जी fd। ठीक है, और इधर इसकी ये साइड क्या है जी ma, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1 डिवाइडेड बाय 2a के साथ, और इधर क्या है vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखिए यहां पर एक्सेलरेशन से कट जाएगा, fd फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है, तो यहां पर आप लिख देंगे जी वर्क w। ओके, यहां पर बचा हाफ और ये है m यानी हाफ m, हाफ m को जब vf से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हाफ m vf का स्क्वायर। उसके बाद हाफ m को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे vi से तो ये बन जाएगा माइनस हाफ m vi का स्क्वायर। तो बच्चों मुझे बताओ कि ये जो w है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो w है ये क्या है, ये बेसिकली वर्क है। ठीक है, और mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, अभी अभी हमने देखा था। अब क्योंकि ये इसमें फाइनल वेलोसिटी है तो इसको हम कहेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि यहां पर देखें हाफ mvi का स्क्वायर है, तो देख लीजिए कि वर्क जो है वो बराबर है जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू w यानी वर्क। यही तो कहता है हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि आपने बॉडी पे जो वर्क किया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है।